हेलो फ्रेंड्स, व्हाट्सअप। इंडियन ज्योग्राफी के इस सीरीज में हम लोग मिट्टियों की चर्चा कर रहे थे, जिसमें आज हम लोग अम्लीय एवं क्षारीय मृदा की चर्चा करेंगे। इसमें हम लोगों ने मिट्टियों में ही सबसे फर्स्ट वीडियो में काली मिट्टी एवं लेटेराइट मिट्टी की चर्चा कर ली थी। सेकेंड वीडियो में दोमट एवं जलोढ़ मिट्टी का अध्ययन कर लिया था। थर्ड वीडियो में मिट्टी के विविध, जिसमें कि लाल मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी की चर्चा कर ली थी। आज हम लोग अम्लीय एवं क्षारीय मृदा की चर्चा करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जो बचा हुआ पार्ट है, यानी कि मृदा अपरदन एवं सुधार की चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अम्लीय एवं क्षारीय मृदा। मिट्टी का पीएच मान कम होना मिट्टी की अम्लीयता को दर्शाता है। अगर पीएच मान कम है तब अम्लीयता दर्शाएगा, लेकिन वहीं पर जब पीएच मान अधिक हो जाता है तब जाकर के वो क्षारीयता को दर्शाता है। यानी कि मिट्टी का जो पीएच मान है वो कम है तो अम्लीय, और मिट्टी का पीएच मान यदि अधिक हो गया तो वो क्षारीय है। ठीक है, इस तरीके से मिट्टी की क्वालिटी हमें पता चल जाती है उसकी पीएच मान से। अधिक अम्लीय तथा अधिक अति जो क्षारीय मिट्टी है वो फसलों के लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती है। इसका एक एक पॉइंट सभी इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से देखिएगा। सभी जो जितने भी ये टॉपिक हैं, जितने भी पॉइंट आपको हमने मतलब बताना है इसमें, वो सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, अक्सर एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो इसमें हम आगे देखें कि सामान्य फसलें उगाने वाली जो मिट्टी का जो पीएच मान है वो, अगर देखा जाए पीएच मान के हिसाब से, तो वो 6 से 7 के मध्य ही होना चाहिए, जो कि फसलों के लिए एक उपयुक्त पीएच मान माना जाता है। तेजाबी यानी कि एसिडिक जो मृदाएं हैं वो अवसादी यानी कि सेडिमेंट्री प्रकृति की होती हैं। ठीक है, यानी कि एसिडिक जो मिट्टी है, सॉयल है, एसिडिक सॉयल, वो अवसादी प्रकृति की होती है। ये मिट्टियां लेटेराइट, लौहमय लाल या अन्य लाल मृदा समूह की मृदाएं होती हैं। यानी कि अगर देखा जाए तो लौहमय लाल यानी कि वो लाल, रेड कलर की वो रेडिश होती है मिट्टी। तो इस तरीके से ये एसिडिक मृदा यानी कि अवसादी प्रकृति की मिट्टी होती है। ठीक है, इसके बाद हम इसके विकास की बात करें तो इनका विकास यानी कि अम्लीय मृदा का विकास मुख्यतः भू आकृति, अम्लीय मूल सामग्री और नमी युक्त जलवायु के प्रभाव से होती है। तो इस तरीके से हमने इसके विकास पर भी चर्चा कर ली। अब आगे बात करें तो ताप एवं नमी युक्त जलवायु, टेम्परेचर और जो वहाँ की आर्द्रता के हिसाब से जो जलवायु है, तो ताप एवं नमी युक्त जलवायु और अत्यधिक वर्षा की स्थिति में मृदाओं की जो मूल सामग्री में तीव्र अपक्षय होता है। अपक्षय अपरदन हम लोग आगे चल करके एक इसका विस्तृत उस पर हम लोग अध्ययन करेंगे। अभी यहाँ पे इसको देख लें। क्षरण से इसका तात्पर्य है अपक्षय, यानी कि तीव्र तेजी से उसका क्षरण होता है, और क्षारों यानी कि बेसिस की लिंचिंग काफ़ी बढ़ जाती है। ठीक है, ताप एवं नमी युक्त जलवायु और अत्यधिक वर्षा की स्थिति में मृदाओं की मूल सामग्री में तीव्र अपक्षय होता है और बेसिस की लिंचिंग बढ़ जाती है। तो जब लिंचिंग बढ़ जाएगी तो जितनी भी उसकी क्षारीयता होगी वो नीचे की तरफ, यानी कि जो सतह है उसकी तरफ बढ़ती चली जाएगी, जिससे जो है हमें एक स्वरूप जो देखने का मिलता है मिट्टी का, यानी कि ऊपर अम्लीय और नीचे जो है उसका क्षार चला जाता है। उच्च तापमान के साथ भारी वर्षा और अत्यधिक लिंचिंग से अम्लीय मृदाओं का निर्माण हो जाता है। जैसा कि हमने आपको बताया कि जो मिट्टी है उसकी जो परत दर परत, अगर उसके नीचे सतह की बात करें तो वहाँ क्षारीयता वहाँ पे पहुँच जाती है, और ऊपर की तरफ अम्लीयता हमें देखने को मिलती है। तो उच्च तापमान के साथ भारी वर्षा और अत्यधिक लिंचिंग से अम्लीय मिट्टी का निर्माण होता है। अब इसी में हम आगे देखें कि तेजाबी मिट्टी यानी कि एसिडिक मिट्टी की फिर से बात की जा रही है कि एसिडिक मिट्टी को कृषि योग्य बनाने के लिए, अब अगर जो है एसिडिक मिट्टी है तो उसको हम कृषि योग्य बनाएं, जिससे जो है हम वहाँ पे फसलों का उत्पादन कर सकें। कृषि योग्य बनाने के लिए हम उसमें लाइम यानी कि चूना का प्रयोग किया जाता है, और भारत में क्षारीय मृदा शुष्क एवं अर्ध शुष्क भागों एवं दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है। तो हमने यहाँ पे 2 पॉइंट देख लिए। ठीक है, कि एक तो तेजाबी यानी कि एसिडिक मिट्टी को हम लोग अपने उपयोग के लिए यानी कि कृषि उपयोग्य बनाने के लिए वहाँ पे चूने का प्रयोग किया जाता है, मिट्टी में चूने को मिला दिया जाता है।
और उसके बाद हम देख रहे हैं इसमें कि क्षारीय मृदा कहाँ पे पाई जाती है, तो शुष्क एवं अर्ध शुष्क भागों एवं दलदली क्षेत्रों में क्षारीय मिट्टी पाई जाती है। इसके बाद हम आगे देखें तो इस मिट्टी की उत्पत्ति शुष्क एवं अर्धशुष्क भागों में जल तल के ऊंचा होने एवं जल प्रवाह के दोषपूर्ण होने के कारण होती है। किस मिट्टी की बात हो रही है यहाँ पे? क्षारीय मृदा की बात हो रही है। तो क्षारीय मिट्टी की उत्पत्ति शुष्क एवं अर्धशुष्क भागों में जल तल के ऊंचा होने एवं जल प्रवाह के दोषपूर्ण होने के कारण होती है। ऐसी स्थिति में कोशिका कर्षण की क्रिया द्वारा सोडियम, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के लवण मृदा की ऊपरी सतह पर निक्षेपित हो जाते हैं। ठीक है, तो जैसे कि जब भारी वर्षा हो रही है और दलदल वाले क्षेत्रों में जो क्षारीय मृदा पाई जा रही है उसकी केशिका कर्षण होता है, तो केशिका कर्षण के द्वारा सोडियम, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के लवण मृदा की ऊपरी सतह पर निक्षेपित हो जाते हैं। और यह मिट्टी कहाँ कहाँ पर पाई जाती है? तो दक्षिणी पंजाब, दक्षिणी हरियाणा, उसके बाद पश्चिमी राजस्थान आदि क्षेत्रों में पाई जाती है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि शुष्क एवं मरुस्थलीय क्षेत्र हमें वही देखने को मिलता है, दक्षिणी पंजाब, दक्षिणी हरियाणा और पश्चिमी राजस्थान। तो इन्हीं क्षेत्रों में हमें क्षारीय मृदा देखने को मिलती है। मिट्टी की क्षारीयता को बदलने के लिए हमने देखा था जिस तरीके से हम लोग अम्लीय मिट्टी की क्षारीयता को, अम्लीय मिट्टी के एसिडिक को, उसको हम कृषि योग्य बनाने के लिए उसमें चूना का प्रयोग कर रहे थे, लाइम का प्रयोग कर रहे थे। उसी तरीके से क्षारीय मिट्टी को बदलने के लिए और उसको कृषि योग्य बनाने के लिए, उसके खारेपन को दूर करने के लिए जिप्सम यानी कि कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। साथ ही चूने की लिंचिंग के लिए कम से कम 1 फीट जल की भी आवश्यकता होती है। तो इस तरीके से हम लोग क्षारीय मृदा को अपने उपयोग में लाने के लिए उसमें जिप्सम या कैल्शियम सल्फेट का उपयोग करते हैं। तो ये हो गया कंप्लीट पॉइंट। अब इसके बाद हम देखें मिट्टियों में जब सोडियम एवं मैग्नीशियम की अधिकता होती है तो लवणीय मृदा का निर्माण होता है। ठीक है, मिट्टियों में जब सोडियम और मैग्नीशियम की अधिकता होगी तो तब जाकर के लवणीय मृदा का निर्माण हमें देखने को मिलता है। इसके बाद हम अगला पॉइंट देखें तो भारत में सर्वाधिक लवणीय प्रभावी मृदा क्षेत्र गुजरात में है। जैसा कि आप कच्छ एवं रण जो दलदली क्षेत्र है वहाँ के प्रभाव से हमें ये चीज़ें देखने को गुजरात में सबसे ज़्यादा मिलती है। लवणीय प्रभावी यानी कि साल्ट अफेक्टेड, ठीक है, मृदा को लवणीय, क्षारीय एवं तटीय लवणीय में विभाजित किया जाता है। यानी कि जो लवणीय साल्ट अफेक्टेड है इसको 3 भागों में विभाजित किया जा रहा है। एक तो सैलाइन, दूसरा अल्काइल और उसके बाद हमें देखने को मिल रहा है तटीय लवणीय में विभाजित किया जा रहा है। तो इस तरीके से तीनों भागों में हमें देखने को मिलता है। तो ये चीज़ें भी हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम देखें कि भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा क्षेत्र उत्तर प्रदेश में है जबकि सर्वाधिक लवणीय मृदा क्षेत्र गुजरात में है। तो इस तरीके से हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। तो आगे हम नेक्स्ट वीडियो में मृदा अपरदन एवं सुधार की चर्चा करेंगे। इसको यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक और कमेंट साथ में ही शेयर करना ना भूलें। सब्सक्राइब आप कर ही लिए होंगे। थैंक यू सो मच।